Hello, good morning students. Today we discuss about the failure of Indian economic planning. ठीक है, तो आज हम उसकी जो फेलियर है उसको हम डिस्कस करेंगे. फेलियर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग. क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि हमने इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के बेस पर बहुत सारी सक्सेस हमने अचीव की है. हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव हो गया, हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हमने इंप्रूव कर लिया, कंट्री को मॉडर्नाइज करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लेवल हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गया, सेविंग इन्वेस्टमेंट की हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई और हमारी नेचर भी वो इंक्रीज हो रही है. हम ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, जिसके हमने डेटा भी आपको प्रोवाइड किए थे कि उनके बेस पर क्या कुछ रिजल्ट आया है. बहुत सारी अचीवमेंट हमने लिए हैं. ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि 70 साल में हमने 70 ईयर में हमने बहुत अच्छे वर्क किए. लेकिन कुछ ऐसे टारगेट है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जहां पर आज भी हम पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए हैं, और वो एक पार्ट है. सबसे पहला जो पार्ट जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है पॉवर्टी. ये सबसे पहला पार्ट है, पॉवर्टी, गरीबी. कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तब भी लगभग ये मानकर चलिए, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम नियर अबाउट 20 to 25 crore person living their life below poverty line at the time of 1947, and after the spending of 70 years, still near about 26 to 30 crore person living their life below poverty line. इसका मतलब आप देखिए, ऑब्जेक्ट आपके सामने है कि उस समय लगभग 20 से 25 करोड़ पर्सन जो थे वो बिलो पावर्टी लाइन थे, और आज भी लगभग सेम सी ही पोजीशन बनी हुई है कंट्री में. पावर्टी का लेवल जो है ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर पाए टारगेट को. ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि तब की और आज की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है. लगभग दुगने से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंप्रूव हो गई है. दुगने बोले आप ये समझिए, बल्कि ट्रिपल के आसपास आप कह सकते हो कि ट्रिपल के आसपास पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है. तो उस हिसाब से, लेकिन हम परसेंटेज वैल्यू को ले रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, हम परसेंटेज वैल्यू ले रहे हैं. तो परसेंटेज वैल्यू जो हम ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये थोड़ी सक्सेस कम है, हमें इसको और इंप्रूव करना चाहिए था. 70 ईयर बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है. इस 70 ईयर के टाइम पीरियड में जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है कंपेयर टू अवर कंट्री. तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा प्लानिंग प्रोसेस जितना सक्सेस होना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि फेल है, हम ये कहेंगे जितना सक्सेस होना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं हुआ. थोड़ी सी उसमें डाउन रह गई है वैल्यू. तो वो हमारे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है. दूसरा हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है रैपिड राइज इन प्राइस. राइज इन प्राइस, दैट इज मीन इन्फ्लेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्राइसेस इन द कंट्री रैपिडली राइज. मतलब इतनी स्पीड से प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि लोगों का जीना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है. दैट इज मीन इन्फ्लेशन. अगर देखिए, प्राइस का राइज होना इन्फ्लेशन नहीं होता, लेकिन अगर वो रैपिडली राइज होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. तो यहां पर इन्फ्लेशन क्या, रैपिडली राइज है. अगर केवल हम एक प्लान छोड़ दें 1951 से लेकर 1956 का, तो हम कहेंगे ड्यूरिंग दिस प्लान, फर्स्ट प्लान, प्राइसेस आर नॉट राइज, प्राइसेस फॉल, बट आफ्टर 56 प्राइस कंटिन्यू राइज. प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है. और एक अनुमान ये कहता है कि लगभग 17 मल्टीपल एवरेज जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द प्लान पीरियड. दैट इज द ग्रेटर
राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, प्राइस राइज का जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो 3 जो लोकेलिटी है उन पे सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहला जो नुकसान होता है लेबर क्लास पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दूसरा सर्विस क्लास की जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग जॉब ज्वाइन किए हुए उनको इसका नुकसान होता है। और तीसरा होता है मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय परिवार, उनको इसका बड़ा लॉस होता है। अमीरों को इसका इतना नुकसान नहीं होता बिकॉज ऑफ द हाई बाइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये उनका नुकसान है। और तीसरा जो ड्रॉबैक इस प्लानिंग करा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द प्लान पीरियड गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफरेंट schemes, different plans that provide employment to the unemployed person, but after the completion of the 12th five-year plan, we are not able to give full employment in the country. आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या हमारे देश के बीच में बना हुआ है और लगभग ये मानकर चले कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। रिकॉर्ड डेटा के अकॉर्डिंग, रजिस्टर्ड डेटा के अकॉर्डिंग इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो ध्यान रहे, हम अनएम्प्लॉयमेंट में केवल उन पर्सन को काउंट करते हैं द पर्सन हु इज एबल टू वर्क, मीन्स दे हैव एफिशिएंसी टू वर्क, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम उनको काउंट करते हैं क्योंकि बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कि आज भी लगभग एक बड़ी क्वांटिटी हमारी कंट्री में ऐसी जो अनएम्प्लॉय है, यानी रोजगार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट सफिशिएंट, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। आज भी आप किसी भी बस स्टैंड पर जाएंगे तो काफी क्राउडिंग आप देखेंगे। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो एक प्रकार से आपको तो चढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा ही आपको चढ़ा देगा धक्के मार के। लाइट कट इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लिया, लेकिन लाइट की पोजीशन उतनी इंप्रूव नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। वाटर सप्लाई, आज भी पीने का पानी पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है, किसानों को पानी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत डेवलप किया है ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट, हमारी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेट नहीं है, मीन्स ये अनसफिशिएंट है। ठीक है, उसके साथ साथ जो एक और हम बड़ी फेलियर हम डिस्कस करना चाहेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। unequal distribution of income and capital, कि हमारी कंट्री में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, यानी गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, मीन्स देयर इज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पर्सन। देयर इज ऑलवेज एवरीवेयर ड्यूलिज्म इज अवेलेबल, लाइक रूरल एंड अर्बन ड्यूलिज्म, agriculture and industry dualism. In industry, small scale industry, heavy industry dualism, backward technology industry and advanced technology industry dualism. तो ये ड्यूलिज्म यहां पर हर जगह आपको मिल जाएगा, हर लेवल पर आपको ड्यूलिज्म मिल जाएगा। तो ये ड्यूलिज्म हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे सभी का बाइंग स्टेटस डिफरेंट हो जाता है और ये एक हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। तो हम उसको आज तक सोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लेकिन उसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसको भी हम सोल्व नहीं कर पाए हैं। पॉवर्टी को सोल्व करना ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, हम इसको सोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि पॉवर्टी बिलोंग टू द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी तब पॉवर्टी भी इंप्रूव होगी। तो जितनी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होनी चाहिए थी उतनी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव नहीं हुई है। तो ये कुछ फेलियर मैंने डिस्कस किए हैं। तो देखिए, मैंने पूरा जो इकोनॉमिक प्लानिंग था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद मैंने आपको फीचर्स बताई, टाइप ऑफ इकोनॉमी मैंने बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज कैसे वर्क करती है, वो सब मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने डिस्कस की फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया 1991 से पहले का प्लानिंग था पब्लिक सेक्टर बेस, और 1991 के बाद का जो प्लानिंग है वो प्राइवेट सेक्टर बेस है। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव किए, उसके बाद सक्सेस, और लास्ट में हमने फेलियर इसकी डिस्कस की। तो उसी के साथ ये पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं
अपने नोट्स प्लीज आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे मैसेज जो इस बॉक्स है उसमें डालें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो यहां तक की वीडियो आप तैयार कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।